Hello, good morning, student. Today we'll study class 6 history, chapter Traders, Kings and Pilgrims. Jagini at the market. Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and the pans of shiny steels, bright plastic buckets, cloth printed with a brilliant flower design, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares from in buses and trucks and went back at the end of the day. Why they are always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who brought things where, where they were made and sold them elsewhere. जगनी को फेयर मतलब मेला गांव में जग देखना बहुत अच्छा लगता था उसको। उसने मेला देखा गांव में। उसको जो वहाँ चीज़ें आती थी मेले में, बहुत शाइनिंग कप, मेटल की स्टील के बर्तन, पॉट्स वगैरह और प्लास्टिक के बकेट्स, और जो भी वहाँ फाइन क्लोथ्स आते थे, कपड़े आते थे, वहाँ खूब सुंदर सुंदर फ्लावर्स डिज़ाइन किए हुए, वो उसको देखना बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे क्या होता था, जो मैन है वहाँ पे आते थे, अपना सब सामान लेकर आते थे, बसेस में, ट्रक्स में भर कर लेकर आते थे और सारा दिन वहाँ बेचते थे उसको, और दूसरे दिन और उसको फिर उठाकर ले जाते थे। और जो जगनी थी वो हमेशा सोचती थी कि ये लोग ये ऐसा क्यों घूमते रहते हैं यहाँ से। शी वंडर्ड ऑलवेज। ओके, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि ये लोग क्या है, जहाँ से सामान, ये लोग ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, और ये लोग एक जगह से सामान जहाँ बनता है वहाँ से खरीद के लाते हैं और कहीं और जाकर बेचते हैं। ऐसा उसकी मम्मी ने उसको समझाया। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर, कैसे हमको व्यापार और व्यापारी के बारे में पता चलता है। हमने जब देखा कि पिछले चैप्टर में ही हमने देखा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में देखा था, जो कैसा था, नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा मिलता था, इसलिए नॉर्दर्न नाम था उसका, ब्लैक कलर का था और शाइन पॉलिश किया हुआ था, चमकता था, इसलिए उसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर रखा गया था। ये फाइन पॉटरी, स्पेशली यहाँ पे बाउल्स एंड प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर फाउंड इन सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने इसको ढूंढा है, ऐसी चीज़ों को। How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell to the other place. तो आपको कैसे लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच गई होंगी? क्योंकि इनको भी क्या है, व्यापारी ने जहाँ ये बनते होंगे वहाँ से खरीदा होगा, फिर ये दूसरी जगह जाकर उसको बेचते होंगे व्यापारी। South India was famous for the gold spices, especially pepper and the precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire so much so that it was known as black gold. जो साउथ इंडिया में सबसे फेमस क्या चीज़ है, वहाँ का सोना, वहाँ के जो मसाले हैं ये बहुत ही फेमस है, और सबसे ज़्यादा है पेपर, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, और इसको रोमन एम्पायर में इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। सो द ट्रेडर्स कैरी देम ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप, और जो ट्रेडर्स है इसको कैसे ले गए होंगे साउथ इंडिया से, ये इसको रोम में लेकर गए होंगे। कैसे, चाहे ये समुद्र के रास्ते से लेकर गए हैं, जहाज में लेकर गए, या बाई लैंड काफिले में काफिला बनाकर लेकर गए होंगे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड्स एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। क्योंकि ये चीज़ें व्यापार वहाँ बहुत हुआ होगा, क्योंकि जो रोमन्स कॉइन्स है वो हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये जस्ट एक पोयम दी गई हुई है, ट्रेड में जो संगम लिटरेचर में एक पोयम लिखी हुई है उसके बारे में दिखा रहा है, बता रहा है, और ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अब बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्ट वगैरह होती है, पोयम आप इसको रीड आउट कीजिएगा। Trader explored several sea routes. Some of these followed the coasts.
There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where the sailors took the advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ship had to be built for these long journeys. ट्रेडर्स लोगों ने क्या है, बहुत से रास्ते खोजे, उन लोगों ने सी रूट्स खोजा। तो और वो ये जो सी रूट्स थे वो कहाँ पे थे, जहाँ पर कोस्टल एरियाज में थे। और ज़्यादातर जैसे कि आपका बे ऑफ अरेबियन सी है और आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। और जो सेलर्स थे इसका एडवांटेज कब लेते थे, मतलब जब वो जाना रहता था इस तरफ से तो मानसून विंड्स का वो सहारा लेते थे। जब जब उनको क्रॉस करना चाहते, वेस्टर्न कोस्ट जाना चाहते थे, कहाँ से, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से, तो वो हमेशा साउथ वेस्ट मानसून का ही वेट करते थे कि उसी के थ्रू, उसी की दिशा में चलते थे, क्योंकि ताकि हवा की दिशा में ही जाएंगे तो क्या उनको इजी होता था चलना, है ना, शिप का आगे बढ़ना इजी हो जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून का ही वेट करते थे और उसी उसी डायरेक्शन में वो चलते थे। और इसलिए इसके कारण उनको क्या है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग शिप वगैरह वो बनाते थे इसके लिए, क्योंकि लॉन्ग जर्नी के लिए स्ट्रॉन्ग शिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, द सदर्न half of the subcontinent is marked by a long coastal line। जो आपका सदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज है। उसमें से सबसे जो रिवर वैली है जो बहुत ही फर्टाइल है, दैट इज़ अ कावेरी रिवर। जो थी वैली वो बहुत ही फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। जो chiefs and the kings who control the river valley, जो control the river valley and the coast become the rich and powerful। और जो चीफ और किंग जो है उस रिवर वैली को कंट्रोल करते थे जो कोस्ट एरियाज में है ना, एंड द कोस्ट हु कंट्रोल रिवर वैली, उसको जो कंट्रोल करते थे वो बहुत ही रिच और पावरफुल हुआ करते थे। The Sangam poems mention the Movender। जो संगम लिटरेचर है, पोयम है, उसमें मूवेंडर के बारे में बताया गया है। एक ये तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है चीफ्स, है, 3 चीफ्स, इसका मतलब होता है मूवेंडर मीन्स 3 चीफ्स, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। 3 चीफ होता है जिसको हम जिसके लिए यूज किया गया है, जो रूलिंग फैमिलीज थे उनकी हेड्स को यूज करने के लिए इसको यूज किया है मूवेंडर को। दैट इज आपका कौन कौन है हेड फैमिलीज जो है रूलिंग फैमिलीज में से, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये 3 रूलिंग फैमिलीज। ओके, हु बिकम द पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स, जो आज से 2300 साल पहले साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। इनके जो ये जो चीफ्स थे इनके 2 पावर सेंटर्स थे, दैट इज एक था आपका इनलैंड होता था जमीन की सतह पर, और एक होता था कोस्ट की तरफ, कोस्ट में। ओके, ऑन द ऑफ दिस 6 सिटीज 2 वेर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से 6 सिटीज में 2 सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज फुहार और कावेरी पट्टिनम। ओके, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो इम्पॉर्टेंट उनका सिटीज था। कौन सा, फुहार एंड कावेरी पट्टिनम। ओके, द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड द मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। जो पोर्ट था वो चोलास का था, और कहाँ, एंड द मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास की कैपिटल थी मदुराई। ओके, the chief did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received the gifts from the people. They also went on the military expedition and kept some of the wealth and distributed rest of the amongst their supporters, including the members of their families, soldiers, and the poets. Many poets whose compositions are found in the Sangam collections composed poems in the praise of the chiefs, who often rewarded them with the precious stone, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes। इसमें क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो चीफ्स लोग थे
वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो लोग इसके बदले कहते थे कि आप हमें, लोगों से कहते थे कि वो उनको गिफ्ट वगैरह, जो डिमांड है उनका रहता था कि गिफ्ट वगैरह हमको दिया जाए। और कभी जब ये लड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो वहां से जो उनको पैसे मिलते थे, वेल्थ मिलता था, ये क्या करते थे, इसको कलेक्ट करते थे और अपने नेबरिंग एरियाज में दे देते थे, या फिर कुछ कुछ पैसे वो अपने साथ रखते थे। और द कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, और वहाँ जहाँ पर वो जाते थे, मान लीजिए किसी जगह राज्य में गए हैं, हमला किया, वहाँ से वो जीत जाते थे, तो उस वो एरिया उनके अंडर में आ गया, वहाँ से वो गिफ्ट कलेक्ट करके लेकर आते थे अपने वहाँ एरिया से, और कुछ वो अपने पास रखते थे, और कुछ बाकी सब एमंग्स जो उनके सपोर्टर्स थे, उनकी फैमिली मेंबर्स थे, सोल्जर्स थे, और जो कवि लोग थे, उनको वो बांट देते थे। और इसमें से जो बहुत ही जो पोएट्स हैं, उनके कंपोजिशन जो है संगम कलेक्शन में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने क्या है, जो चीफ की बहुत ही उस पोयम में चीफ्स लोग की तारीफ वगैरह, वो उनको प्रेज किया करते थे ना, तारीफ किया करते थे उनकी। और क्यों हु जो चीफ लोग हैं, वो उन्होंने उनको बहुत सारे आप रिवॉर्ड दिए थे उन्होंने, चाहे उनको प्रीसियस स्टोन ला के देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस देते थे, एलिफेंट, चैरियट्स मीन्स रथ, और फाइन क्लोथ, अच्छे कपड़े देते थे उनको। तो एक गिफ्ट मिलता था उनको, है ना, वो इसलिए उनकी तारीफ वगैरह में वो बहुत सारे उन्होंने पोएम्स उनके प्रेज में उन्होंने बोलते हैं, बोली है, लिखी है। ओके, around 200 years later, a dynasty known as the Satyavahans became a powerful in the western India। मतलब 200 साल बाद में लेटर में क्या हुआ कि जो डायनेस्टी थी सत्यवाहनस, ये वेस्टर्न में बहुत ही पावरफुल आ गई वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ जो इनका सत्यवाहन का जो पावरफुल लीडर था, उसका नाम था अ, उसका नाम था, देखिए, गौतमी पुत्र श्री सत्यकारणी। उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र सत्यकारणी, है ना। तो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री। उसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, उस राजा के बारे में, पावरफुल राजा था करके, उसकी मम्मी के द्वारा लिखी हुई इंस्क्रिप्शन से ही हमको पता चलता था कि वो कितना पावरफुल था। सत्यवाहन रूलर्स वीआर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। जो सत्यवाहन के जो रूलर्स थे, उनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा। Literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region। ये पूरे साउथ के लिए, रीजन के लिए बोला जाता था। He sent his army to the eastern western। उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी कहाँ कहाँ भेजी? ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, और सदर्न कोस्ट वगैरह में इन्होंने अपनी आर्मी भेजी। ओके, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। The rich, glossy color of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fabric in the most societies. Making silk is a complicated process। जो फाइन कपड़ा है सिल्क का, बहुत ही रिच है, और खूब ही शाइन करता है वो, और बहुत स्मूथ है उसका टेक्सचर, और वो बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक है वो। उसको बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोसेस है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड। जो कच्चा सिल्क है वो कैसे निकाला जाता है? फ्रॉम उस कोकून से निकाला जाता है ना। कोकून एक कीड़ा होता है, उसके सिल्क फॉर्म से, सिल्क फॉर्म में एक कोकून रहता है, उसके अंदर से उसको निकाला जाता है। स्पन इनटू द थ्रेड, फिर उसमें से उसको बॉईल करके गर्म पानी में डाल के उसमें से धागे निकाले जाते हैं, फिर उसको ववन करते कपड़ा बनाया जाता है धागों से। तो ये टेक्निक जो थी सिल्क बनाने की, ये सबसे पहले चाइना में आज से 7,000 साल पहले शुरू हुई थी। और इसका जो मेथड था बनाने का, इसको क्या था, बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, बहुत ही सीक्रेटली, हजारों साल तक बहुत ही सीक्रेटली रखा गया था। कुछ लोग जो थे, some people from the China who went to the distant lands on the foot, horseback and on camels carried silk with them। कुछ लोग जो है, चाइना में शुरुआत हुई थी इसकी, तो जो कुछ लोग चाइना से थे,
वो लोग अपने डिस्टेंस लैंड या तो दूसरी जगह जाते थे व्यापार करने के लिए, तो चाहे पैदल चले, चाहे हॉर्स के घोड़ों पे लेके पीछे रख के लेके जाते थे, या फिर कैमल्स में इस सिल्क को अपने साथ लेकर वो जाते थे। द पाथ, जो वो पाथ फॉलो करते थे, जिस रास्ते को वो फॉलो करते थे, उसी को बोला जाता है सिल्क रूट। तो आपको यह याद रखना है कि सिल्क रूट क्या होता है। ओके, Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to the rulers of Iran and West Asia, and from there the knowledge of the silk spread further west. जो चाइनीज रूलर्स है वो सिल्क का गिफ्ट दिया करते थे ईरान को, वेस्ट एशिया वालों को दिया करते थे, और इस वहीं से इसकी नॉलेज जो है वो स्प्रेड हुई, वेस्ट तक इसकी नॉलेज फैली। About 2000 years ago, wearing silk become the fashion amongst the rulers and the rich people in the room. तो ये जो है सिल्क उस समय ये फैशन बन गया लोगों के बीच में पहनने का, क्योंकि कॉस्टली हुआ करता था। तो ये बहुत राजा और वहाँ के जो रूलर्स थे ये उसको पहना करते थे, रोम में भी स्पेशली, है ना। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, एंड रिच एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल वे फ्रॉम चाइना along the dangerous roads through the mountains and the desert। ये क्या है, चाइना से आया करता था, और आते समय बहुत सारे डेंजरस रोड्स थे, कुछ जंगल थे, पहाड़ थे बीच में। पीपल लिविंग along the route often demanded, और जो वहाँ जो लोग रहते थे उन लोग क्या करते थे, उस रूट से आते थे, ऑफन पेमेंट ऑफ अलाइंग ट्रेडर्स टू पास। वहाँ से जो व्यापारी लोग वहाँ से पास करते थे उनसे वो पेमेंट्स वगैरह मांगा करते थे। which shows the Silk Route as at its advantage. Some kings tried to control large portion of the route. कुछ जो व्यापारी हैं, जो राजा लोग हैं, वो क्या किए, ट्राई जो कंट्रोल करना चाहा, उस रूट सिल्क रूट के एरिया को कंट्रोल करना चाहा। दिस वॉज बिकॉज दे बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस। इससे क्या होता था कि उनको टैक्सेस में बेनिफिट मिलते थे। टैक्सेस, ट्रिब्यूटरीज एंड गिफ्ट वेयर बॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। और जो उधर से उन लोग को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिला करते थे, जो ट्रेवलर्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, ट्रैवलिंग करके अपने साथ लेकर आते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्ट दर, और क्या किया जाता था, जो इसके बदले में वहाँ के लोग उनको कहते थे कि हम आपकी प्रॉब्लम जो भी है आपको सुरक्षा देंगे, यहाँ से यदि आप पास होंगे हमारे गांव से, कुछ पैसे देंगे या कुछ भी, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, जो चोर है, डकैत है, इनसे हम आपकी सुरक्षा करेंगे। द बेस्ट known of the rulers who control the Silk Route were the Kushanas। ठीक है, सबसे मेन है, who ruled over the Central Asia और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया अबाउट 2000 साल पहले। कहाँ का, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया था 2000 पहले। देयर मेजर the two major centers of the power were the पेशावर, उनके दो पावर स्टेशन से, दैट इज पेशावर में और मथुरा में। तक्षशिला और तक्षशिला वाज आल्सो द इंक्लूड इन, और उनके साम्राज्य किंगडम में क्या था, राज्य में तक्षशिला भी इंक्लूड था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from the Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, and where the silk was shipped to westwards to the Roman Empire। इस तरीके से इसकी यात्रा हुई सिल्क की। The Kushanas were the amongst the earliest ruler of the subcontinent to issue the gold coins। जो कुशानास थे यही एक पहले रूलर से सब कॉन्टिनेंट जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, है ना। they were uh, they were they were used by the traders along with the silk route। okay, यहाँ पर एक स्कल्पचर दिखाया है जो कि साती ये आपका है सांची स्तूप का है। Look at the tree and the empty seat below it. The sculptures carved this to be indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree। ये आपका इस पिक्चर में दिखा रहा है किस तरीके से कि बुद्धा को बुद्ध नॉलेज मिला था, एनलाइटेंड हुए थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हम देखते हैं। द मोस्ट फेमस कुशानास रूलर वाज द कनिष्का, who ruled around 1900 years ago। तक उन्होंने रूल किया था, अराउंड
He organized a Buddhist council where the scholars met and the discussed important matters. और क्या था यहाँ पर, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की जाती थी जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे, वो यहाँ मिलते थे और मैटर को डिस्कस किया जाता था. अश्वघोष अश्वघोष, a poet who had composed a biography of the Buddha. जो अश्वघोष थे इन्होंने पोएट जो थे, इन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज की. इसका नाम था द बुद्धि चरित्र. चरित्र लिव्ड इन हिज, और वो वहाँ उनके दरबार में रहते थे, कोर्ट में. अश्व अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत. अब इसके बाद इन्होंने अलग से संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया. ये न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज द महायाना बुद्धिज्म. जो न्यू फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म को बोला जाता था महायाना बुद्धिज्म. नाउ डेवलप्ड दिस हैड टू बी डिस्टिंक्ट फीचर्स. इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हैं. वो क्या क्या है? द बुद्धा's प्रेजेंस वाज आल्सो शोन. जो बुद्धा का प्रेजेंस जो है वो स्कल्पचर्स, मूर्तियों में एक सर्टन साइन के द्वारा दिखाया जाता था. और एग्जांपल जैसे कि उन्होंने जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने विद्या ग्रहण किया था, उन्होंने तपस्या की थी वहाँ पे, है ना, वहीं से उनको नॉलेज प्राप्त हुआ था. तो ऐसा ट्रे पेड़ वगैरह बना के शो करते थे कि ये बुद्धा के बारे में है. नाउ द स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वे आर मेड. अब बुद्धा के जो है स्टैचूज वगैरह भी बनने लगे थे. मैनी ऑफ दिस वे आर मेड इन, कुछ मथुरा में बन रहे थे, कुछ तक्षशिला में बन रहे थे. द सेकेंड चेंज ऑफ द बिलीफ इज द बोधिसत्व. बोधिसत्व. This we are supposed to be person who had attained enlightenment. और द सेकेंड चेंज कहाँ आता है? बिलीफ जो बोधिसत्व लोग का जो बिलीफ है, ऐसे लोग जो जिनको बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नॉलेज प्राप्त हो जाता है ना. वंस दे अटेंडेड द एनलाइटमेंट दे वुड लिव इन द complete isolations and meditate in the peace. कहता है जो जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था वो एकांत में चले आते थे और ध्यान में मग्न हो जाते थे, शांति के लिए ध्यान करते थे. However, instead of doing that, they remain, मतलब उनका कहता था कि जिनको मिल गया है अब वो अपने आप को एकांत में, चित्त में एकांत हो जाएं और भगवान की भक्ति में लीन गए. लेकिन ये जो ऐसे लोग थे, इन्होंने इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मतलब भक्ति में सिर्फ लीन हो जाना, एक तरफ चुपचाप बैठ जाना, ऐसा नहीं. दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच अप देन अदर पीपुल. उन्होंने दुनिया में घूमते रहे ताकि वो दूसरे लोगों को भी इसके बारे में सिखा सकें. द वर्शिप ऑफ द बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर. इस तरीके से जो बोधिसत्व है इसकी बहुत ही प्रचलित होने लग गया. एंड स्प्रेड पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और फिर बाद में कोरिया और जापान तक फैला. कि मतलब लोग उसको प्रचार किया करते थे, जिसको खूब एनलाइटमेंट नॉलेज मिल जाता था वो दूसरों को भी मार्गदर्शन करना, लोगों को राह दिखाने के लिए काम करते थे. Buddhism also spread to the western and the southern India, where dozens of the caves were hollowed out of the hills for monks to live. जो बुद्धिज्म है वो पूरे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी फैल गया, विस्तार हुआ उसका. और जहाँ पे जो केव्स थे, गुफाएं हुई थी, उसको खोखला किया जाता था हिल्स या हिल से, जो आउट ऑफ हिल्स, ताकि ये बहुत भिक्षु लोग हैं, मॉन्क्स जो है वो वहां पर रह सकें. सम ऑफ दिस केव्स वी आर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग्स. कुछ केव्स जो है राजा और रानी के आदेश पे बनाए जाते थे. अदर्स बाय द मर्चेंट एंड फार्मर्स. कुछ मर्चेंट और फार्मर के द्वारा. दिस वेयर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स. ये कहाँ से रास्ता था? लोकेटेड नियर द वेस्टर्न घाट्स. रोड्स कनेक्टिंग प्रेशियस स्पोर्ट्स ऑफ द ऑन द coast where cities in the Deccan run through this passes. अब यहाँ जो है रोड जो कनेक्टिंग करते थे, ये प्रोसेस बहुत रिच पोर्ट्स वगैरह जो थे कोस्ट पे, तो ये जो विद द सिटीज कौन सी, डेक्कन रन थ्रू द दिस पासेज, यहाँ से पास होता था. ट्रेडर्स प्रॉबली, ये देखिए है ना पिक्चर दिखा रहा है,
halted in these caves monasteries during their travels। और जो कुछ ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो इस जगह पे केव्स में जैसे मोनास्ट्रीज धर्मशाला वगैरह में स्टे किया करते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स एट टू साउथ श्रीलंका। बुद्धिज्म कहाँ कहाँ देखो, साउथ ईस्ट से ईस्ट से आपको श्रीलंका चला गया, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक इसका प्रचार हुआ। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज नोन हैज द थेरावदा थेरावदा बुद्धिज्म, इसको बोला था थेरावदा बुद्धिज्म, वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। ये था आपका पार्ट 1 जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे।